सब औरों को राम राम। भाई, हाँ आपने कही थी तो हम आ गए हैं लाइव। अब हमें कुछ कमेंट वमेंट दिखे तो पता चले कोई आओ है कि नहीं आओ। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग, जय सिया राम भैया। वही सब आने लगे। अब हमें असल में वही देख रहे थे कि कोई और लोग भी आ जाएं तो फिर अपनी बात शुरू करें। तो बाकी बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के लिए आरिफ भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार कि आपने हमें इसे बुलाओ। हाँ मोनित भाई, जय सिया राम। तो अब आरिफ भाई आपने जैसे कहो तो कि जब पेज पे हम सब लोग मिल सकते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगो कि जा पेज के माध्यम से ही कम से कम बुंदेलखंड के जितने लोग हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं या जो आगे चाहते हैं इंडस्ट्री में, उन सबको फ़ायदा हुआ। अब जहाँ तक अनुभव की बात है तो हम हिंदी में बताएंगे, काहे कि बुंदेली में सब कुछ है। तो आरिफ भाई, जैसी आप कहो तो शुरू कर दें। अबे 3-4 लोग ही हैं या थोड़ा इंतजार करना है? फेसबुक में कुछ समझ में भी नहीं आ रही कि कितने लोग आए हैं कि कहा है। 4 लोग दिख रहे हैं। खैर, अपन शुरू करते हैं। सब औरों को राम राम। हम अनिल दुबे हैं, निर्देशक, सागर मध्य प्रदेश से, और पिछले साल से मुंबई में। अब हम अपने अनुभव बताने से पहले
आप लोगों को थोड़ा सा अपने परिवार के बारे में बता दें कि हमारा जन्म जो है वो जबलपुर मध्य प्रदेश में था, और सागर में हम रहे। फिर उसके बाद हम आ गए भोपाल, और स्कूल की पढ़ाई हमारी भोपाल में हुई, लेकिन फिर सागर में हमारी डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय में पढ़ाई। राजन जी जय सिया राम। हमारे दादा जो थे वो इंडियन पुलिस में थे, जब पुलिस सिर्फ इंडियन पुलिस कहलाती थी। वो फर्स्ट इंडियन आईपी जो के.एफ. रुस्तम जी थे उनके ट्रांसलेटर हुआ करते थे, और सागर कोतवाली में रहे। वैसे हमारे बाबा लोगों का जो गांव था वो जयसी नगर तोड़ा था, और हमारे नाना नन्नी देवरी से रहे। पंडित देवी दयाल चतुर्वेदी मस्त साहित्यकार रहे, वो सरस्वती के संपादक रहे, और हमारी नानी मनोरमा की पहली संपादिका रही। फिर वो लोग जबलपुर आ गए थे इलाहाबाद से, इसलिए हमारा जन्म भी जबलपुर में हुआ। और जब हम सागर में पढ़ाई शुरू की पहली की, तो उसके बाद हमारी मम्मी, क्योंकि हमारे पापा जो हैं वो भाषा विज्ञान में डिपार्टमेंट में सागर यूनिवर्सिटी में लेक्चरर रहे, राधेश्याम दुबे। मम्मी भी वहीं थी फिर, लेकिन मम्मी का भाषा एवं संस्कृति विभाग भोपाल में सिलेक्शन हो गया, तो वो सह संचालक के तौर पे भोपाल आ गई। तो अब क्या हुआ, हम भोपाल आ गए। फिर हमारी शुरुआत की पढ़ाई जो है वो सरस्वती शिशु मंदिर में शुरू हुई। अब सरस्वती शिशु मंदिर में जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, सांस्कृतिक प्रोग्राम होते थे, उसमें हम हिस्सा लेने लगे थे। तो बचपन में ही हमने महारास भी कर लिया, और वहाँ के जो कल्चरल प्रोग्राम होते थे, कविताओं पे कुछ नाटक वगैरह या वो किए। तो ऐसे क्या हुआ कि शुरुआत से ही रंगमंच पे या मंच पे आने की एक खुशी मिलने लगी, तो हमने वहाँ पे काम शुरू किया, और वो रुचि बढ़ती गई आगे आगे धीरे धीरे। जब हम सरस्वती शिशु मंदिर से निकले और छुट्टियाँ चल रही थी 8वीं के बाद की, तो भोपाल में मंजरी लाइब्रेरी करके एक बच्चों की संस्था थी, जहाँ हम लोग गर्मी की छुट्टियों में जाया करते थे। तो उस साल हमें पता चला कि यहाँ पे नाटक होने वाले हैं। तो सुन के अच्छा लगा, हमने कहा भाई हमने भी अपना नाम लिखवा दिया। तो नाटक करवाने आए बीबी कारन साहब और बंसी कौल जी, जिनके साथ हम लोगों ने नाटक की शुरुआत की। अब नाटक की शुरुआत या बंसी कौल जैसे बड़े लोगों के साथ होना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। उनसे, अरे भाई जय सिया राम। तो कारन साहब संगीत भी उस समय बहुत, मतलब वो तो मशहूर रहे संगीत में, तो उनसे संगीत भी देखते थे। हाँ वो कट गया था, कोई फ़ोन आ गया, तो फ़ोन में सब चक्कर होते रहते हैं। तो हम बता रहे थे कि संगीत में बहुत बढ़िया थे। हालांकि संगीत में हमारा हाथ बचपन से तंग था थोड़ा, संगीत का अपने को इतना वो नहीं था, मतलब उतना शायद मज़ा नहीं आता था पहले, या जो भी था उस समय। तो बहरहाल उनके साथ नाटक किया, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी थी सुख शिक्षा, उस पे आधारित एक नाटक किया, और उसका नाम था पंजरशाला। बड़ा आयोजन हुआ, और रविंद्र नाट्य भवन में, जब भोपाल में टैगोर भवन में जब उसका मंचन हुआ, तो उस समय के जो मुख्यमंत्री थे अर्जुन सिंह वो आए, राज्यपाल जो थे वो आए, और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो बाद में हमारे राष्ट्रपति भी रहे। तो बड़ा अच्छा लगा, और वो लोग आए, और आके चूँकि उसकी कहानी ऐसी थी कि वो लोग आके हम बच्चों से जब मिले तो बड़ा अच्छा लगा।
उसके साथ साथ बंसी कौल जी ने हम लोगों को नाटक करवाया अंधे नगरी चौपट राजा। तो नाटकों में ये शुरुआत का अनुभव ऐसा था, क्योंकि उस समय हम लोग 8th 9th में जाने वाले वक्त के लोग थे, तो बड़ा अच्छा लगता था कि अरे यार नाटक कर रहे हैं और इतनी भीड़ आ रही है और इस तरह से लोग आ रहे हैं, और जब अपने अभिनय पे तारीफ मिलती थी तो बचपन में और ज़्यादा मज़ा आता है जब आपको सफलता मिलती है और लोग आपको आपकी तारीफ़ों के पुल बांधते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो ऐसे नाटकों में हमारी रुचि रही। और पारसमणि जी नमस्कार। उसके बाद नाटक और जो होने लगे हम लोग करते रहे। संजय भाई नमस्कार। और वहाँ से फिर नाटक करते करते जैसे तैसे जब अपनी पढ़ाई भी चल रही थी और नाटक भी चल रहे थे, तब हमने 11th के बाद हम चले गए डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर में पढ़ने के लिए। वहाँ गए तो अब वहाँ नाटकों का ऐसा उस समय सागर में कोई ऐसा दौर नहीं था कि जहाँ नाटक वगैरह ज़्यादा होते हों। हाँ, वहाँ पे इतना ज़रूर था कि विष्णु जी का जो ग्रुप चलता था सागर यूनिवर्सिटी में, जो काफ़ी फेमस था, जो बाहर तक विदेशों तक राई और बधाई का मंचन करता था, तो हमने एक दो बार कोशिश की कि चलो यार विष्णु पाठक जी के साथ जुड़ जाएं। लेकिन वो उनका जो ग्रुप था वो चूँकि पहले से फिक्स था, वहाँ पे लोग थे जो लगातार उनके साथ काम कर रहे थे, तो हमें लगा कि नहीं यार ठीक है, चलो इनके साथ तो अपना काम ये नहीं हो पाएगा। तो बहरहाल जब वहाँ पढ़ाई ख़त्म की 89 में सागर यूनिवर्सिटी में, तो वापस भोपाल आए और इस दौरान फिर हमारी शादी भी हो गई। और हमारी एक बिटिया है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है इस समय। और हम जब वहाँ से भोपाल आ गए तो 89 में हमने फिर एक वर्कशॉप करने का मौका मिला थिएटर की, जिसमें हमने काम किया अलखनंदन जी के साथ। अब अलखनंदन जी ने जो नाटक करवाए उसमें एक अच्छी टीम बनी, 40 लोगों की हम लोगों की। हम लोगों ने बाहर जाके मुक्तिबोध नाट्य समारोह में भी हिस्सा लिया और नाटक किए। वहाँ मुक्तिबोध की अंधेरे में का मंचन हुआ था। तो ऐसे फिर क्या हुआ कि अब एक दौर ऐसा आया कि लगातार नाटक करें। तो जब लगातार नाटक करने की बात आई तो ये लगा कि अब अलखनंदन जी अपने टाइम के हिसाब से नाटक करते थे, दूसरे लोग अपने हिसाब से नाटक करते थे। तो ये था कि धीरे धीरे कौन कौन लोग शामिल होंगे जाए। उस दौर में भारत भवन में अच्छे खासे नाटक हो रहे और आलोक चटर्जी अपने यहाँ दमोह के ही हैं और वो NSD करके आ चुके थे और वहाँ पे कर रहे थे नाटक। फिर अचानक उन्होंने भारत भवन छोड़ दिया। तो जब उन्होंने भारत भवन छोड़ा तो बाहर हम लोगों की मुलाकात हुई। हम नाटक तो देखते थे ही उनके, वो बहुत अच्छे कलाकार हैं और अच्छे टीचर भी हैं। तो उनके साथ बात होते हुए हम लोगों ने ये तय किया कि अपन लोग एक संस्था की स्थापना करते हैं। और फिर आलोक चटर्जी, मैंने, अनंत तिवारी और ऐसे 4-5 लोगों ने मिल के दो संस्था अभी भी भोपाल में कार्यरत है और मध्य प्रदेश में भी काम भी कर रही है दो संस्था। आलोक चटर्जी के बारे में आपको पता ही है कि वो, नमस्कार भैया, धर्मेंद्र जी नमस्कार। तो बड़ी अच्छी बात है कि आपने नाटक भारत भवन में भी किए और बाकी भी किए हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ प्रशांत नमस्कार, जय सिया राम। तो जब हम ये नाटकों का दौर चल रहा था तो आलोक चटर्जी के साथ संस्था बनाई और फिर हम लोगों ने एक नाटक किया अभिज्ञान शाकुंतलम, वो भी बुंदेली में। वो बुंदेली में शुरुआत की हम लोगों ने और उसका मंचन काफ़ी अच्छा लगा लोगों को।
मलिक भाई नमस्कार, जय सिया राम। तो धीरे धीरे उन्होंने बुंदेली में जब उसका मंचन किया, उसके बाद हम लोगों ने मॉलियर का एक नाटक का मियाँ की जूती मियाँ के सिर का भी जब मंचन किया, वो भी हमने बुंदेली में किया। मॉलियर का नाटक था, कॉमेडी थी, लेकिन उसको हम लोगों ने बुंदेली में किया। उसके बाद लगातार चूंकि नाटकों में हम लोग बहुत सारे काम कर रहे थे, जयंत देशमुख, आलोक चटर्जी, मतलब एक दौर था वो असल में भोपाल या मध्य प्रदेश रंगमंच के बारे में अपना कहा जाए तो एक समय ऐसा था कि भोपाल का रंगमंच दिल्ली के रंगमंच से ज़्यादा फेमस हो गया था, बहुत ज़्यादा, मतलब इतने सारे नाटक हो रहे थे और अच्छी अच्छी प्रस्तुतियाँ हो रही थी, एक से एक कलाकार थे। तो बड़ा अच्छा लगता था कि लोग, इतने सारे लोग एक साथ हैं और सब मंचन कर रहे हैं। यहाँ तक कि जब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की टीम आती थी तो हम लोग उनकी मदद करते थे, उनके सेट लगाने और दूसरी चीज़ों में, और वो लोग हम लोगों की मदद करते थे जब हम लोग दिल्ली जाते थे। तो उस दौर में कई सारे नाटक हुए। हमारी संस्था भी लगातार हर साल हर जगह काम कर रही थी। उस दौरान नुक्कड़ नाटक भी किए। हम लोगों ने संगीत नाटक अकादमी के 3 बार ड्रामा फेस्टिवल में लगातार भाग लिया, जिसमें पहली बार हमने किया ध्रुव सामनी, जो ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आया था, और एक बार हमने किया रक्त कल्याण, गिरीश कर्नाड जी का लिखा हुआ, और एक बार किया रविन्द्रनाथ टैगोर का राजा। तो ये 3 साल हम लोगों ने लगातार काम किया। इसमें ये कह सकते हैं कि हाँ, आलोक भाई चूँकि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से थे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को, हालांकि उनके विरोधी भी काफ़ी थे, लेकिन फिर भी मिलता रहता था। साथ ही जयंत भाई का शो चलता था, तो जयंत भाई के साथ हम लोगों ने मृत्युंजय जैसा नाटक किया जो शिवाजी सावंत का था, जिसके हमने मराठी और हिंदी दोनों में 25-25 शो से ज़्यादा शोज़ किए। तो वो नाटकों में एक वक्त गुजर रहा था, रोज़ एक रूटीन था कि भाई रिहर्सल्स होनी, फिर नाटक के लिए जाना है, फिर ये करना है, फिर वो करना है, ऐसी चीज़ें हो रही थी। खैर, नाटकों के बारे में इतना बता दिया आप लोगों को। नाटकों में असल में बहुत इतना विस्तार में है कि अगर अपन नाटकों पे चर्चा करने जाएंगे तो कई घंटे बीत जाएंगे, लेकिन नाटक ख़त्म ना होंगे। हाँ, लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि हिंदी नाटक जो है, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदी रंगमंच में पैसा नहीं है, जैसा गुजराती रंगमंच में है या मराठी रंगमंच में, वहाँ पे एक्टर को पेमेंट मिलता है। फिर भी एक हिंदी में जो लोग नाटक कर रहे हैं उन लोगों में एक जुनून होता है, एक ऐसी भावना होती कि नहीं यार, हमें नाटक करके कुछ करके दिखाना है। पैसा नहीं मिलता, घर से पैसा लगा देते हैं और नाटक कर लेते हैं, लेकिन वो जो एक जुनून होता है वो शायद मुझे लगता है ज़्यादा होता है हिंदी वालों में अपने यहाँ। और अपने यहाँ बुंदेलखंड से काफ़ी लोग हैं जो रंगमंच में काफ़ी काम किया हुआ है और अच्छा काम कर रहे हैं इस समय भी। तो बड़ा एक अजीब सा जुनून होता है। इसी दौरान क्या हुआ, तो मृत्युंजय का शो था राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में, और हम लोग राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय पहुँचे कि वहाँ जो बहिरंग है वहाँ का, उसमें हम लोग अपना नाटक कर रहे थे। नाटक के बाद जयंत भाई ने हमें बताया कि कल तिग्मांशु धूलिया ने बुलाया है, नोएडा के ऑफिस में चलना है, किसी फिल्म की बात करने वाले हैं। तो हमने कहा ठीक है, चलिए चलेंगे भैया। तो जयंत भाई वहाँ लेके गए। अब क्या है कि तिग्मांशु भाई मिले तो उन्होंने भी बोला कि भाई वो बैंडिट क्वीन की बात चल रही थी, और उसमें जयंत भाई को फाइनल कर लिया गया था आर्ट डिपार्टमेंट के तौर से। तो अब उन्होंने हमसे पूछा एक्टिंग के बारे में भी, तो हमने कहा नहीं यार, दाढ़ी मूछ तो थी, बाल भी बड़े थे, लेकिन ये था कि भाई ऐसा ना हो ये साले डाकुओं में दौड़ा दें हमें हर जगह। और दूसरी बात ये थी कि बचपन से, या हम कहें जितने भी गुरुओं से हमने नाटक के बारे में या फिल्म के बारे में सुना था, उनसे ये सुना था कि नाटक जो होता है वो अभिनेता का माध्यम होता है, और फिल्म और सीरियल जो होते हैं वो डायरेक्टर का माध्यम होता है। अब शुरू से थोड़ी सी आदत ये थी कि यार जहाँ रहें तो थोड़ा सा ऐसे रहें, ऐसी जगह पे रहें जहाँ पे अपने ऊपर ज़्यादा लोग ना हो। तो
हमने कहा यार फिर तो डायरेक्शन में काम करना चाहिए। अब डायरेक्शन में तो कोई जगह थी नहीं बैंडिट क्वीन में, उस समय सारी जगह फुल हो गई थी। तो जयंत भाई ने कहा कि तुम लोग हमारे साथ काम करो। तो मैं और एक और दोस्त था हमारा, केजी त्रिवेदी हुआ करता था, तो हम 2 लोग जयंत भाई की टीम में आ गए। और इस लाइन में सोचो कि जब मेरी शुरुआत हुई फिल्म में, तो किस्मत इतनी अच्छी थी कि वो भी बुंदेली प्रोजेक्ट से ही हुई। बैंडिट क्वीन बुंदेली में ही थी और अपने बुंदेलखंड में ही शूट हुई और धौलपुर में शूट हुई, है ना। चंबल का किनारा, रोज ग्वालियर आना जाना। तो क्या हुआ कि उस बहाने शेखर जी के साथ मैं लग लिया। एक शेखर जी के साथ उस फिल्म की शूटिंग के दौरान हर जगह मैं रहता था और उन्होंने भी अपनी तरफ से कोई उस बात पे ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, उन्होंने भी रखा अपने साथ। बल्कि वो इतना पसंद करने लगे थे कि बीच में जब एक बार सीमा विश्वास का एक्सीडेंट हुआ और वो गिर गई थी चंबल में, नदी में पाँव फिसल गया था, तो उस सीन के बाद 7 दिन की छुट्टी हो गई थी। तो 7 दिन की छुट्टी में जब मैं घर गया तो मैं दाढ़ी कटवा के आ गया। तो शेखर जी मुझे बोले अरे यार दाढ़ी क्यों कटवा के आ गए? अपनी दाढ़ियाँ तो ऐसी थी जो एक जैसी लगती थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा, इस फिल्म के दौरान क्या है, बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए। जैसे उनसे ये सीखा कि कैसे पेशेंस रख के आदमी काम कर सकता है। उन्हें गुस्सा आता था, तो एक किस्सा बताता हूँ बैंडिट क्वीन का कि वो सीमा विश्वास का पति जो है आदेश, उसको बांध के रखती है। वो सीमा मतलब फूलन देवी अपने हस्बैंड को बांध के रखती है और उसको मारने जाती है, बांधा हुआ है एक बल्ली से ऊपर। अगर आप लोगों ने वो पिक्चर देखी होगा वो सीन। और उस दौरान भेड़ वहाँ से क्रॉस करती हैं, कई सारी भेड़ें क्रॉस करती हैं। तो भैया माफ़ी चाहेंगे आप सबसे। ये 1 मिनट यार। हाँ भैया माफ़ी चाहेंगे, बार बार ये असल में क्या फ़ोन आ जाते हैं और आजकल की उसके हिसाब से हमें फ़ोन से ही आता है ये फेसबुक वगैरह पे लाइव, है ना। तो आप सबसे माफ़ी चाहते हैं और अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं कि हम कहाँ थे। हम थे, अच्छा हाँ, बैंडिट क्वीन का वो बता रहे थे सीन। तो क्या हुआ कि शूटिंग हो रही थी और एक जो भीड़ वाले बच्चे को लेके निकलना था भेड़ों को, तो उसको क्रॉस करना था उनके सामने से। तो उनने सबको बोला, अब सब अपने अपने प्रयास में कि वो भीड़ वाला बच्चा टाइम पे आ जाए। जब वो उनने शुरू किया एक्शन बोला तो भीड़ वाला बच्चा ही ना आए तो आके थोड़ी दूर से ही निकल जाए। तो शेखर जी को आया बड़ा गुस्सा, तो उनने कैप उतार के फेंक दिया। अपना लेदर का कैप पहनते हैं, तो लेदर का कैप उतारा, फेंक दिया मिट्टी में। वो उतर के चले गए वो बच्चे के पास। अब कुछ लोगों ने जो होता ना कि अरे शेखर जी का कैब पड़ा है तो उठा के देते हैं, तो सब लोगों ने मना कर दिया। उस समय अशोक मेहता हमारे कैमरामैन हो चुके थे, वो लंदन वाले कैमरामैन को भगा दिया था उन्होंने, शेखर जी ने। तो कोई ने कैप नहीं उठाया, हाथ लगाने की किसी की हिम्मत नहीं। जो लोग उनके साथ पहले से काम कर रहे थे उन लोगों ने बताया कि नहीं भैया हाथ नहीं लगाना इस कैप को। और शेखर जी गए, तानी उस बच्चे के साथ 10-15 मिनट खेले, कहा समझा के आ गए उसको कि वो बच्चा अगले शॉट में जब आया, अच्छा वो शेखर जी ऊपर आए, अपना कैप उठाया, झाड़ा उसको, वो पहन लिया फिर से। अब की बार जब ऑर्डर दिया तो वो भेड़ का बच्चा, भेड़ें लेके वो बच्चा बिल्कुल उसी जगह से निकला जहाँ से वो चाहते थे। तो हमें समझ में आया कि नहीं यार, जब कोई आदमी काम करता है और परफेक्ट रहा है तो कितना फ़र्क हो जाता। तो ऐसी चीज़ें उनसे सीखी। उसी दौरान अशोक मेहता जी से कैमरा के फ्रेम के बारे में, कुछ लेंसों के बारे में पता चला, क्योंकि उसके बारे में जानकारी थी नहीं भाई, वो तो पहली फिल्म थी हमारी। लेकिन हाँ, उस फिल्म के अनुभव से वो जो हमने काम किया तो बहुत अच्छा लगा और बहुत सारे अनुभव हुए। उस फिल्म के दौरान ही हम लोगों ने पहले नोएडा से शुरुआत की थी, फिर नोएडा से हम लोग आए थे सूरज कुंड से आए थे धौलपुर। तो ये काम जब करते रहे तो बड़े अच्छे एक्सपीरियंस हुए। और इसी फिल्म के दौरान हमें मिले थे हमारे बड़े भाई और मित्र निर्मल पांडे जी, और तब से जो दोस्ती हुई थी तो वो उनकी आखिरी सांस तक वो हमारे साथ ही थे। तो कहने का मतलब ये है कि
जब हमारे काम की शुरुआत हुई तो शुरुआत से ही कुछ ऐसे लोगों के साथ काम शुरू हुआ, जैसे नाटकों में बीबी कारंत बहुत बड़ा नाम, बंसी कौल बहुत बड़ा नाम, बंसीदार, अलखनंदन जी, आलोक चटर्जी। अब ये सब क्या है, अपनी अपनी विधा के धुरंधर रहे, तो इनसे सीखने का मौका मिला। लेकिन सीखने का मौका कब मिलता है, जब हमारे अंदर सीखने की इच्छा हो। तो फिर बैंडिट क्वीन के बाद हम चले गए फिर से वापस भोपाल, और भोपाल से हम आए 95 में, 94 के एंड में बम्बई। और बम्बई आके हमने शुरुआत की रवि ओझा के पास, और रवि ओझा जी से मिले, उनको बताया कि हमने बैंडिट क्वीन की है। रवि ओझा बहुत अच्छे, बहुत फेमस डायरेक्टर थे, और उनने कहा कि अभी तो कोई काम नहीं है अपने यहाँ, तो तुम और क्या कर सकते हो, डायरेक्शन में असिस्ट करने के अलावा क्या कर सकते हो। हमने बोला भाई हम तो डायरेक्शन में ही असिस्ट कर सकते हैं, अगर आप बोलो तो लिख सकते हैं, ये हमने बोला। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर लिख सकते हो तो कुछ लिख के बताओ। तो हमने थोड़ा सा लिखना शुरू किया, और हम और हमारे एक दोस्त हैं अब्दुल शकील, हम दोनों ने मिल के उनके लिए एक स्क्रिप्ट लिखी अंधविश्वास में। अब अंधविश्वास भी क्या, अपने बुंदेलखंड तरफ आपको सबको पता है कि बहुत मानते हैं कई सारी चीज़ों में। तो हम लोगों ने वही जो अपना एक वो था कि एक्सपीरियंस था बुंदेलखंड का, और उधर आसपास जो बचपन से कहानियाँ सुनते थे और चीज़ें करते थे, उसके आधार पे हम लोगों ने एक स्क्रिप्ट लिखी, जो हर बार हम जाके जब सुनाए तो उन लोगों को पसंद तो बहुत आई, लेकिन बार बार क्या हो रहा था कि उसमें दो डायरेक्टर थे, रवि ओझा और मनोज लालवानी, और ये सीरियल का नाम था ज़माना बदल गया, जिसमें अरुणा ईरानी पहली बार काम कर रही थी। अरुणा ईरानी थी, टिक्कू तलसानिया जी थे, शम्मी जी थी, मुश्ताक भाई थे, मुश्ताक खान, ऐसे काफ़ी सारे लोग थे। तो कॉमेडी था, तो उन्होंने कहा कि भाई अच्छा लग रहा है, लेकिन अब मनोज करेगा, रवि जी ने बोल दिया। तो मनोज भाई के हिसाब से लिखने लगे। ऐसे करते करते कई दिन गुजर गए, और वक्त ऐसा आ गया कि हमारे पास पैसे ही नहीं बचे थे, 500 रुपये बचे थे हम लोगों के पास। और उस दिन हम लोगों ने ये डिसाइड किया, उनको स्क्रिप्ट दे देंगे कि तुम्हें जिसको करनी हो कर लेना, और हमें कुछ पैसे दे दो, तो हम लोग अपना घर जाएं वापस भोपाल, और या मध्य प्रदेश पहुंच जाए और अपना काम करते रहें, क्योंकि यहाँ बम्बई में फिर कुछ होने वाला नहीं है, ऐसा सोच के हम लोग गए थे। और उस दिन कमाल की बात ये हुई कि उनकी शाम की शिफ्ट थी, तो उन्होंने हमें शाम को 6 बजे करीब बुलाया। 7 बजे की शिफ्ट थी, तो 6 बजे रवि ओझा के पास जब गए, तो रवि ओझा ने सुना और बोले कि ठीक है, ये मैं करूँगा, बहुत अच्छी स्क्रिप्ट है। और अपने प्रोडक्शन वाले को बुलाया, बोले भाई डिम्पी ओझा, उनको बुलाया, बोले यार इनको है ना पेमेंट की बात कर लो इनसे। तो डिम्पी हमें एक साइड में ले गया और बोला कि भैया बजट बहुत कम है। तो हम लोगों ने कहा अरे यार बजट कम है, मतलब ये 500,000 रुपया देगा और क्या करेगा, मतलब इससे या तो कुछ होने वाला नहीं। तो हमने कहा चलो लेके और निकलते हैं। तो उन्होंने कहा कि सबसे कम बजट, अब 94 में 5,000 की कीमत बहुत होती थी। तो उन्होंने कहा इसका 5,000 देंगे, 2,000 अभी कैश ले लो और 3,000 का चेक ले लेना कल आकर। अब हमने कहा हमारा तो कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है हम लोगों को बम्बई में, हम करेंगे कैसे, चेक कैसे डालेंगे। तो उन्होंने कहा उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, भारती आचरेकर हमारी एक प्रोड्यूसर भी थी उसमें, जो आर्टिस्ट हैं इतनी अच्छी, उन्होंने कहा कि भाई उनके साइन से वहीं इलाहाबाद बैंक में आपका खाता खुल जाएगा खार में। तो हम लोग खुश, 2,000 कैश भी मिल गए। अब कहाँ 500 रुपये थे उस समय हमारी जेब में, और मतलब ये था कि लौटने का ही किराया था बस, 2,000 रुपये कैश मिल गए। अब जब हम वहाँ से लौटने लगे तो रवि ओझा ने कहा कि सुनो अनिल, तुम कह रहे थे कि तुम्हें असिस्टेंट में काम करना है। मैंने कहा हाँ हमें असिस्टेंट में काम करना है। तो कह लगे करोगे, करेंगे, कब से करना है, बोले अभी से करोगे, हमने कहा अभी से कर लेंगे। तो उस समय उन्होंने तुरंत हमें रखा, और वहाँ से फिर वो शुरुआत हुई 94 में, जब ज़माना बदल गया का हम लोग शूट कर रहे थे, वहाँ से असिस्टेंट डायरेक्टर बने हम। और
तीसरे या चौथे दिन रवि ओझा, भारती याचकर, मनोज ललवानी ने बुलाया और उन्होंने कहा कि हम तुम्हें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बनाना चाहते हैं और उस लड़के को हटाना चाहते हैं जो अभी कर रहा है। तो मैंने कहा कि भैया ऐसा है कि आप हमें चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर तो बना दोगे, लेकिन जो लड़का वहाँ पे काम कर रहा है वो खूब बददुआ देगा, तो एक काम करो, आप कुछ ऐसा करो कि वो भी रहे और हम भी रहे। तो उन्होंने कहा यार तुम मुंबई में आए हो, कैसे इंसान, मुंबई में तो आदमी चाहता है कि उसी को सब काम मिले और दूसरे आदमी को ना मिले। तो हमने कहा लेकिन हमारी तो ऐसी आदत नहीं है, हमें तो ये है कि भैया वो भी काम करें हम भी करें और हम दोनों मिलकर अपना अच्छे से काम करें। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, आप काम करो। तो उन्होंने क्या किया, उसके पैसे कम किए और हमारे पैसे उतने बढ़ा दिए और हम दोनों एक साथ काम करने लगे। फिर रवि ओझा के बाद उनके साथ लगातार काम करने लगे। रवि ओझा के बाद हम गए राकेश जी के पास, राकेश चौधरी, उनके साथ काम किया। अपने यहाँ के राजीव भाई, राजीव वर्मा जी, राकेश जी, हम लोगों ने सबने आशियाना सीरियल किया, संवाद वीडियो में काम करते रहे। और इस दौरान लगातार ये होता था कि बहुत सारी दिक्कतें तो आती थी, जैसी बम्बई में आने में आती हैं, रहने की प्रॉब्लम, कभी कुछ, लेकिन ये था कि धीरे धीरे उन्हीं चीज़ों में एडजस्ट करते हुए, जैसे ऐसिक नगर में हम लोग रहते थे, तो ऐसिक नगर एक ऐसी जगह थी जहाँ पे 3-4 लड़के मिल के रहते थे हम लोग। वैसे वो गवर्नमेंट कॉलोनी थी और उसमें कई बार चेकिंग होती थी, रात भर हम लोग सड़क पे भी रहते थे, लेकिन एक वो था, लक्ष्य था, एक ध्यान था कि नहीं भैया काम करना है तो काम करना है। तो ऐसे बहुत सारे काम करते जाते थे। और फिर उसी दौरान इन्होंने अशोक पंडित से मिलवाया, तो हम लोगों ने फिल्मी चक्कर, एक सीरियल आता था वो किया, उसमें भी चीफ असिस्टेंट थे। ऐसे करते 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 धीरे धीरे सिनेमिस्टा पहुँचे। 97 की बात है, 97-98 जब हम लोग सिनेमिस्टा पहुँचे, उसी समय वहाँ एक सीरियल कर रहे थे हम लोग, छोटी सी बात, और स्टार प्लस आया। तो स्टार प्लस पे शुरुआत हुई, रवि ओझा ने की सबूत करके एक सीरियल था, ये थ्रिलर था। उस समय में काफ़ी फेमस 1 घंटे का एपिसोड आता था, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 7 बड़े एक्टर्स ने काम किया और काफ़ी अच्छा था, प्लेटफॉर्म था वो। और वो पहला सीरियल था जिससे एपिसोड डायरेक्टर के तौर पे इंडिपेंडेंटली हम डायरेक्टर बने। और उसी में इरफान भाई ने भी हम लोगों के साथ काम किया, जब वही सीरियल इंस्पेक्टर केसी के नाम था सिनेमिस्टा में। तो इरफान भाई ने हम लोगों के साथ, इरफान खान जी ने हम लोगों के साथ काम किया। उसमें राजेंद्र गुप्ता जी, मोहन गोखले जी, विक्रम गोखले जी और बड़ी बड़ी हस्तियों, सारे मतलब जो इंडस्ट्री के बड़े बड़े एक्टर्स थे। तो एपिसोडिक फॉर्म में वो अच्छा वो आता था और हम सब लोग काम करते थे उसमें, तो बड़ा मज़ा आता था। और सीखने को लगातार मिलता था। सीखने को इसलिए मिलता था कि हर एपिसोड में एक नया एक्टर आता था जो अपनी तरफ से बहुत काम किया होता था, और हम लोगों को उससे एक सुविधा ये मिलती थी कि उससे अभिनय की बारीकियाँ भी सीखते थे। और रवि ओझा जैसे FTI से थे, राकेश चौधरी एक अलग ही तरह के डायरेक्टर थे। तो इन लोगों के साथ काम करते हुए क्या हुआ ना, अलग अलग चीज़ें सीखने का मौका मिला। तो अब जो अपने यहाँ नए लोग आ रहे हैं, अपने यहाँ के पीढ़ी के नए लोग, लड़के लड़कियाँ फिल्म इंडस्ट्री में आने की बात करते हैं, बुंदेलखंड के या मध्य प्रदेश के, तो हमें लगता है कि वो ये सोच के आए या वो करें। हम ये नहीं कह रहे कि हमारे वक्त में ऐसा होता था, उनके वक्त में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। हर वक्त की अपनी अपनी एक वो होती है कि हाँ भाई उसके हिसाब से काम होता है। लेकिन जब आए तो अपना ध्यान केंद्रित करके आए, मतलब ऐसे हो जाए कि बस हमें ये काम करना है तो यही काम करना है, तो लक्ष्य हमेशा मिलता है, मतलब वहाँ तक कि पहुँचते हैं आप। अरे हाँ, अरे भाई आप लोगों को हम बताना ही भूल गए कि हमारे यहाँ जो अपने यहाँ मध्य प्रदेश शासन का बुंदेली हिंदी शब्दकोश जो है, वो हमारी मम्मी ने ही लिखा है, उन्हीं ने तैयार किया है।
मध्य प्रदेश शासन का बुंदेली हिंदी शब्दकोश डॉक्टर श्रीमती लता दुबे हमारी मम्मी ने ही शुरू किया है। और मतलब जब वो थी तो उन्होंने काफ़ी पूरे भिंड मुरैना और हर जगह घूम के, और बुंदेलखंड में हर जगह, मतलब चाहे हो, चाहे भिंड हो, चाहे मुरैना हो, चाहे झांसी हो, हर जगह जाके यूपी एमपी हर जगह घूम के उन्होंने बुंदेली के अलग अलग शब्दों को तैयार करके और बुंदेली हिंदी शब्दकोश निकाला। हाँ, तो बहरहाल हम ये कह रहे थे कि इस तरीके से हम सीरियल्स में डायरेक्टर बने सिनेमा स्टार से, और सबूत सीरियल था स्टार प्लस का जिसमें पहली बार हमने डायरेक्शन दिया। फिर जो कहते हैं ना, यहाँ पे उतार चढ़ाव बहुत आते हैं, बम्बई जैसी जगह में उतार चढ़ाव बहुत आते हैं। पहले हमारे सामने एक फिल्म आई मॉनसून, जगमोहन मुंद्रा की, और गोवा में शूटिंग हुई, विदेशी यूनिट था। लेकिन उस दौरान हमें एक अच्छी अभिनेत्री जो हम लोगों की बड़ी मनपसंद हुआ करती थी, राजश्री जी, वी शांताराम जी की लड़की, उनसे बहुत अच्छी मुलाकात हुई और हम लोगों ने उनकी फिल्में देखी थी। वो इस फिल्म की लाइट प्रोडक्शन में थी, तो मौका मिला उनके साथ काम करने का। जब मोहन मुंद्रा जी से भी सीखने को ये चीज़ मिली कि वो आदमी विदेश में रह रहा है लेकिन चीज़ें हिंदुस्तान की उस पर इस तरीके से बना रहा है। हाँ, ये ज़रूर है कि उनकी कहानी में हो सकता है शायद एक अलग तरीका था, कमर्शियल एस्पेक्ट था, लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बन रही थी और हम लोगों ने उनके साथ काम किया, विदेशी यूनिट के साथ काम किया। पहली बार उस समय में नए आधुनिक उपकरणों को देखा, जैसे स्टडी कैप वगैरह उस समय इतने हिंदुस्तान में इस्तेमाल नहीं हो रहे थे जितने उस समय वहाँ इस्तेमाल, मतलब वो लोग कर रहे थे। बाद में हिंदुस्तान में अब तो खैर स्टडी कैप बहुत नॉलेज, उस समय वो इक्विपमेंट थोड़े नए थे, हमारे लिए बिल्कुल नए थे। और उनके साथ रहते हुए भी डायरेक्शन के साथ साथ कैमरा में भी काम करने का काफ़ी मौका मिला, जिसमें चूँकि एक निर्देशक को कैमरा के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो फ्रेम खूबसूरत लगा सकता है या उसकी फ्रेमिंग देख सकता है, या उसे पता होता है कि भाई इस जगह पे ये चीज़ करनी है। अब सबसे बड़ी बात क्या होती है, निर्देशक बनने के लिए जो नई पीढ़ी को जानना चाहिए, हमने जो अनुभव किया कि एक अच्छी तरह से हर विभाग को, हर डिपार्टमेंट को जोड़ना आना चाहिए उसे। मतलब चाहे वो मेकअप वाले हों, चाहे वो लाइट वाले हों, चाहे वो कैमरा वाले हों, चाहे वो कॉस्ट्यूम वाले हों, चाहे कोई भी हो, हर डिपार्टमेंट को, जितने डिपार्टमेंट फिल्म लाइन में लगते हैं, उस हर डिपार्टमेंट को बेहतरीन तरीके से वो जोड़ सके। जैसे अपने यहाँ नहीं होता था कि क्लास में मॉनिटर हैं या यूनिवर्सिटी में सीआर हैं, या उस तरह के लेवल पे जैसे होता ना कि एक अच्छा कोऑर्डिनेटर बनना, कि आपने हर चीज़ को अच्छे से कोऑर्डिनेट कर दिया, हर डिपार्टमेंट को आपस में जोड़ दिया, तो क्या होता है कि लोग आपस में जुड़े रहते हैं और उस नाते वो एक दूसरे के साथ बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। हाँ, अरे भाई, बुंदेली शब्दकोश हम ज़रूर उपलब्ध करवाएंगे आपको, ये मध्य प्रदेश शासन की तरफ से ही है और हम उसकी कॉपी ज़रूर आपको भिजवाएंगे, है ना, क्योंकि ये मम्मी की ऐसी उपलब्धि थी कि जो कोई और कर नहीं रहा था और मम्मी ने की है, तो बड़ा अच्छा हुआ है। बल्कि हम अपने पापा की थीसिस के बारे में भी एक आध बार कभी आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि अपना बुंदेली फिल्म की जो बात हो रही है उसमें बुंदेलखंड में क्षेत्रीय आधार पे, क्षेत्रीय उसके हिसाब से अपनी जो बुंदेलखंडी जो हर 5 किलोमीटर पे भी उसमें भी शब्दों का अंतर होता है। तो जैसे कोई एक शब्द अगर लेते हैं और उसको किस तरीके से बोला जाता है, तो वो शब्द झांसी में कैसे बोला जाता है, झांसी के बाद अगर आप थोड़ा सा अलग चले जाते हैं दतिया में या कहीं और उससे थोड़ा दूर जाते हैं तो वहाँ क्या बोला जाता है, भिंड मुरैना चंबल के किनारे में क्या बोला जाता है। एक ही शब्द के जो मीनिंग होते हैं उसके मतलब अर्थ एक ही होता है, बट शब्द बदल जाते हैं या उसका थोड़ा सा तरीका, टोन बदल जाती है। क्योंकि पापा चूँकि लिंग्विस्टिक्स में रहे, फोनेटिक्स के हिसाब से उन्होंने वो किया है, तो शब्दों का चयन करके उन्होंने अपनी थीसिस की हुई है, जो बहुत महत्वपूर्ण है बुंदेलखंड वालों के लिए। और मम्मी का तो खैर शब्दकोश में ज़रूर सबको उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को उपलब्ध हो और आप लोगों को उसमें आए। इवन फिल्म उद्योग, बुंदेली फिल्म उद्योग में आ गया तो भी लोगों को
तक पहुंचने में उसमें आसानी होगी, है ना। तो ये है। अब हमारी अभी हम बुंदेली में ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर रहे कि रोज़मर्रा की भाषा में अब मतलब बोलचाल में अब बुंदेली उतने दिनों से नहीं है हमारे साथ, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं है कि बुंदेली हमें समझ में नहीं आती, हम बोल नहीं पाते हैं, बोल लेते हैं, लेकिन उसमें उससे ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं या उससे ज़्यादा सहजता से हम बोल सकते हैं हिंदी में, इसलिए हम अपने अनुभव हिंदी में बता रहे हैं, है ना। जैसे बुंदेलखंड को लेके आपका जो प्रयास है आरिफ भाई, और आपने ये जो पेज बनाया है, इसके माध्यम से कम हम बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री पर्दे वाले लोग हों या पर्दे के पीछे के लोग हों, सब एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं, एक दूसरे के बारे में जान पा रहे हैं, जितना भी जो लोग सुन लें या जान लें। लेकिन हाँ, इतना तो ज़रूर है कि ये कोशिश आपकी इसलिए सफल होनी चाहिए होगी कि इस माध्यम से कई लोग एक साथ जुड़ जाएंगे। तो जो बुंदेलखंड को लेके जैसे राजा भाई और राम भाई और दूसरे सारे लोग कोशिशों में कई सालों से लगे हैं, बुंदेलखंड भी बने और बुंदेलखंड में हमारी फिल्म इंडस्ट्री भी डेवलप हो जैसे दूसरी जगहों पे डेवलप है, क्योंकि क्षेत्रफल की दृष्टि से आज भी बुंदेलखंड बहुत बड़ा है। तो उस सब में हम लोग तो खैर साथ में हैं ही, क्योंकि हम तो चाहेंगे कि बुंदेली में काम करें। बुंदेली में हमने काम इसीलिए किए हैं और प्रयास रहता है कि अपने बुंदेलखंड के लोग आगे आए, बुंदेलखंड के लोगों को नए नए अवसर मिले। और इन अनुभवों के माध्यम से मुझे लगता है कि नई पीढ़ी के जो लड़के लड़कियां हैं, जो टैलेंट है, जो आना चाहता है, चाहे वो फिल्म लाइन में आना चाहे या रंगमंच में आ रहा है, उसे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ़ायदा सबसे हो रहा होगा। हम लोगों को एक दूसरे से हो रहा है। जैसे अभी मैं राम भाई को जब सुन रहा था परसों, तो बड़ा अच्छा लगा, और उनके अनुभव सुन के और उनकी चीज़ें सुन के भी बड़ा मज़ा आया राम भाई को। और हम लोग ऐसे बॉम्बे में मिले हुए हैं, लेकिन ये जो जीवन के अनुभव होते हैं, ये कई बार हम लोग एक दूसरे को उस तरीके से जब तक बहुत ज़्यादा साथ में काम ना किया हो नहीं जानते हैं। या जैसे कल हरीश भाई बता रहे थे, या और लोग भी जो सब लोग बताते जा रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है, सबको सुन के भी अच्छा लग रहा है। मैं कोशिश तो करता ही हूँ कि आ जाऊँ मैं और सुनूँ लाइव जब कोई ना कोई आता है। बस कई बार क्या होता है, टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन मज़ा आता है लोगों को सुन के, और उनके अनुभव सुन के अभी भी सीखने को मिलता है। कुछ राम भाई से सीखने मिला, कुछ हरीश भाई से सीखने मिला, कुछ और लोगों से सीखने मिला, कुछ आरिफ भाई से सीखने मिलता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब हम लोग इस तरह से सीरियल, फिल्म और ये चीज़ें कर रहे थे, तो एक दो दौर ऐसे आए बीच में जो नई पीढ़ी को जानना बहुत ज़रूरी है। जब एक वक्त ऐसा आया कि काम है ही नहीं आपके पास, कोई काम नहीं, और मतलब ये तो कोरोना काल है, जब लोगों को समझ में आ रहा कि काम नहीं होता तो क्या होता है। लेकिन वो इस काल में तो कम से कम आपके साथ पूरी दुनिया है कि किसी के पास काम नहीं है, लेकिन वो ऐसा वक्त था कि दूसरे लोग काम कर रहे हैं और आपके पास कोई काम नहीं। तो क्या होता है, ये जो कहते हैं ना कि डिप्रेशन आ जाता है, परेशानी आती है कि अब कैसे जिएंगे, क्या खाएंगे, क्या करेंगे। कई लोग सोचते हैं कि नहीं यार, चलो वापस चले जाते हैं। वापस जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अगर आपको काम नहीं आता तो आपको वापस जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको काम आता है तो वापस जाने का मतलब नहीं निकलता, वरना आपने जो काम किया है उसको आप प्रूफ कैसे करेंगे कि भाई आपने जो काम किया था वो आपको वाकई आता था। बल्कि वो दौर कभी कभी ऐसा होता है कि जब काम बिल्कुल नहीं होता है ना, तो आपको ये मौका मिलता है कि आप अपने काम को और तराश सकें, अपने आप को और तराश सकें, अपने आप को खोज सकें, और आपके अंदर काम की क्या संभावनाएं हैं उसको आप लोगों के सामने ला सकें। तो ऐसा दौर हमारी ज़िंदगी में भी आया जब 8-10 महीने कोई काम ही नहीं था, और ये दौर आया जब सिनेमिस्टा छोड़ दिया, संवाद वीडियो छोड़ दिया। उसके बाद आया कि यार अब क्या करेंगे, और समझ में नहीं आ रहा था कुछ। लेकिन वो 8-9 महीने लगातार लोगों से टच में रहे और अपने काम पे काम और कोशिश करते रहे कि कुछ अच्छा लिख पाएँ, अच्छा कर पाएँ। तो फिर लगातार एक नई शुरुआत हुई। आरटी एंटरटेनमेंट आया, आरटी एंटरटेनमेंट के शोज़ किए, जिसमें हर मोड़ पे एक सीरियल आता था जो बहुत फेमस था, सहारा वन पे। और सहारा पे जब शुरू हुआ वो हर मोड़ पे चलता था। उसके बाद उसी दौरान केतन मेहता जी का प्रधानमंत्री आता था, जिसको हम लोगों ने लिखा,
और फिर एक आया चाचा चौधरी माया एंटरटेनमेंट का, एक आया आप जो बोले हाँ तो हाँ। ऐसे करते करते धीरे धीरे फिर बढ़ना शुरू हुआ। और उसी दौरान निर्मल भाई ने, इजरार भाई एक हैं, इजरार अहमद जी कानपुर के, उनसे मुलाकात करवाई। और हम लोगों ने, उनके दोस्त जो हैं जिनको, जो हमारे साथ फिल्म बनाने आए थे, उनका नाम आपका ही नाम है भैया, आरिफ भाई, आरिफ शेडोली हैं आप। और वो आरिफ आरिफ क्या थे, आरिफ भी थे, वो भी कानपुर के थे। तो उन्होंने फिल्म बनाने का एक प्रस्ताव रखा। निर्मल भाई ने मुझे उनसे मिलवाया था। तो पहली फिल्म में निर्मल भाई, रवि किशन और होशांग गोविल, उसके अलावा जुगनू जी थे जो कॉमेडी के आर्टिस्ट रहे, उनका बेटा था जो हीरो था, राज प्रेमी थे। तो ऐसे करके एक मर्डर मिस्ट्री बनाई, पहली फिल्म अपनी लाइफ की, होटल। पर वो क्या हुआ कि क्योंकि दो तीन प्रोड्यूसर जब होते हैं तो आपस में मतभेद ज़्यादा हो जाते हैं। तो कुछ उसी दौरान ऐसा हुआ कि उनके मतभेद हो गए, तो वो फिल्म अटक गई। मतलब बन गई पूरी, लोगों ने देख लिया, ट्रायल हुए, लोगों ने बहुत तारीफ़ की। मतलब जो फिल्म हमने कुछ लाख में बनाई थी, उस फिल्म को लोग कह रहे थे कि करोड़ों की फिल्म लग रही है। और अच्छी, सब ने अच्छा काम भी किया था। लेकिन वो होता है ना, कई बार संयोग, कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो फिल्म रिलीज़ पे नहीं आ पाई। और उसी दौरान उड़िया फिल्म, एक हमारे दोस्त हैं चंद्रशेखर रथ जो कैमरामैन हैं, और उनके माध्यम से उड़ीसा के दो लड़के थे, संबित और वो, उन लोगों ने हमें कहा, बताया कि भाई एक फिल्म करना चाहते हैं। और होटल की शूटिंग ख़त्म की थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, करते हैं। और हम लोग फिल्म करने चले गए। और जब वो फिल्म करने गए तो फिर हम लोगों ने उड़िया फिल्म की तोप आई। ये सन 2005 की बात है। और फिल्म रिलीज़ हुई थी तो मुझे अभी भी याद है कि वो 29 जुलाई को रिलीज़ होनी थी। 25 जुलाई हम लोग, मैं और चंद्रशेखर रथ, बम्बई से गए थे उड़ीसा। और 26 जुलाई को वो फ्लड आया था और पूरे, मतलब मालूम चला था कि आधी बम्बई डूब रही है और ये हो रहा है। तो उस समय हम लोग वहाँ थे और पता चला कि भाई घर में भी पानी घुस रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। ये अलग बात थी कि उस समय परिवार चूँकि भोपाल में था तो इतनी चिंता नहीं थी, क्योंकि हम लोग वहाँ थे। तो भाई ठीक है, अब खाली घर में पानी घुस भी जाए तो ठीक है, जो भी होगा व्यवस्थित होगा, जैसा भी होगा। और हाँ शैलेंद्र, जय सिया राम, कैसे हो भैया। तो उस दौरान ये हुआ कि हम लोग जब ये फिल्म करके लौटे, तो यहाँ आने के बाद हम लोगों ने सोसाइटी की फिल्म की, बड्डू बॉक्सर। फिर वही जो कहते हैं कि एक दौर आना, एक वो आना, कि उस समय बहुत सारे ऐड आ रहे थे। तो धीरे धीरे ये हुआ कि फिल्म के बाद ऐड करने लगे। तो अब सीरियल किए, फिल्म की थी पहले, फिर सीरियल किए और फिर ऐड करने लगे। अब बस ये था कि चूँकि डायरेक्टर थे तो अपने तरीके से अपनी चीज़ों को कर रहे थे। और उसमें उसके साथ साथ दूसरे काम जो होते हैं कि मतलब कैसे सीरियल्स आगे नए अगर प्रोजेक्ट्स करने हैं तो कैसे करना है, दूसरी चीज़ें कैसे करनी, उन सब चीज़ों की प्लानिंग चलती रहती थी। फिर एक दौर आ गया जब कोई काम नहीं, और काम नहीं तो परेशानियाँ तो बहुत सारी दिक्कतें, रहने की दिक्कत, ये दिक्कत वो दिक्कत, बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई। जब ये लगा कि यार अब तो लगता है मुंबई में रहना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ऐसी चीज़ों से मुझे लगता है घबराना नहीं चाहिए, ये हर इंसान की ज़िंदगी में आती हैं। और मुंबई में रहते हुए तो आती हैं, हालांकि मुंबई में नहीं, ये हर फील्ड में आती हैं। लेकिन हम लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग अपनी लाइन को जानते हैं ना, जो जिस लाइन उसको पता चलता है। व्यापारी की ज़िंदगी में भी कभी कभी उतार चढ़ाव आते, या उसका धंधा बहुत चलता है जोरों पे, कई बार बिल्कुल नहीं चलता है। और ऐसा हर फील्ड में होता है। ऐसा नौकरी वालों के में भी होता है कि नौकरी में एक दौर अच्छा चल रहा होता है, बढ़िया इंक्रीमेंट मिल रहे होते हैं, बहुत सारी तारीफ हो रही होती है, और फिर अचानक एक दौर ऐसा आता है कि जब आपको कोई पूछता भी नहीं है। फिर थोड़े दिन बाद फिर वही चीज़ें रूटीन में आ जाती हैं। तो बहरहाल ऐसा इस लाइन में ज़्यादा होता है, ज़्यादा दिखता है, ऐसा लगता है। बट वो हर लाइन में होता है, ऐसा मुझे लगता है। और मेरे साथ तो ऐसे ही एक्सपीरियंस रहा। तो फिर मैं
एक दोस्त है मेरा कैलाश गिरी, तो उसने एक मराठी फिल्म का प्लान बनाया। तो मैं थोड़े दिन के लिए क्या हुआ, भाईंदर में जाके उसी के घर में शिफ्ट हो गया। उसी का एक बंगले जैसा घर था, तो वहीं शिफ्ट हो गया और वहीं पे जाके हम लोगों ने मराठी फिल्म बनाना शुरू कर दी। और मराठी फिल्म बनी। मराठी फिल्म बनाते बनाते के दौरान ही पापड़ पोल सीरियल आया मेरे दोस्त के थ्रू, और मैं पापड़ पोल करने चला गया। पापड़ पोल करने का होता था, भाईंदर से हम जाते थे चेंबूर फिल्म शूट करने, और चेंबूर से मतलब रात भर चेंबूर में शूटिंग करके सुबह वापस मालवानी के सेट पे आते थे, और दिन भर पापड़ पोल करके रात को फिर वहाँ जाते थे। ऐसा करके कई दिन निकले, कुछ 4-5 दिन। फिर धीरे धीरे ये हुआ कि सीरियल आया चिड़ियाघर, और जब चिड़ियाघर करने पहुँचे तो ये हुआ कि फिर वो एक अलग तरह की शुरुआत हुई कि भाई चिड़ियाघर करते करते लापतागंज एक बार फिर करने लगे, हम आपके हैं, लॉज, नीली छतरी वाले, कृष्ण कन्हैया, पीटरसन हिल। फिर गरिमा प्रोडक्शन के जितने भी शोज थे, तो अश्विनी जी का एक अपना विश्वास और एक वो था कि वो लगातार विश्वास करते गए, और लगातार हम लोग शोज करते गए, और करते रहे एक के बाद एक नए नए शोज, नई नई चीज़ें। और इस दौरान भी जो अभिनेता हम लोगों के साथ काम कर रहे थे, जैसे राजेंद्र गुप्ता जी हैं, या जाकिर भाई हैं, या रोहिताश भाई हैं, रोहिताश गौड़ हैं, या अनूप श्रीवास्तव हैं, इस तरह के अच्छे अच्छे एक्टर, राकेश श्रीवास्तव हैं, ये सारे लोग जो मिलते गए, इन सब के अनुभव से सीखने को बहुत कुछ मिला। और इन सब को डायरेक्ट करते वक्त ये भी समझ में आया कि हाँ, जब आप किसी एक सब्जेक्ट को लेके, किसी एक विषय को लेके पूरी शिद्दत के साथ किसी को समझाते हैं या उससे काम करवाते हैं, तो वो भी आपकी उतनी ही रिस्पेक्ट करता है, क्योंकि उन्हें भी मालूम होता है कि हाँ, ये इंसान जो काम कर रहा है वो बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो इस तरह से इन नाटकों में काम किया। फिर अभी पिछले दिनों हमारे दोस्त हैं इश्तियाक, अपने यहाँ पन्ना के इश्तियाक खान, जानते ही होंगे आप सब लोग, बुंदेलखंड के। तो उनको एक फिल्म मिली उनके नाटक पे, तो उसका मैं टेक्निकल डायरेक्टर हूँ। द्वंद्व, शेडो ऑफ ओथेलो, बहुत अच्छा उनका एक प्ले है, शेडो ऑफ ओथेलो, और उस पर हम लोग फिल्म करने गए, जिसमें संजय भाई वगैरह भी थे, और बाकी एनएसडी के बहुत अच्छे अच्छे सारे कलाकार हैं। और हम सब लोगों ने उसको झारखंड में जाके शूट किया, डाल्टनगंज और उसके आसपास के एरिया में शूटिंग की, और अच्छी फिल्म बनी है, बहुत बढ़िया। 2 घंटे की फिल्म है। इस बार रिलीज़ होने वाली थी, लेकिन मार्च में ही उसका पूना में प्रदर्शन हुआ, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में बहुत सारी चीज़ें फंस गई। अभी भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं हमारे आने वाले दिनों के प्रोग्राम में हैं, लेकिन चीज़ें चल रही हैं। और आरिफ भाई से यही कहना है कि आरिफ भाई, ये जो फिल्म उद्योग का पेज आपने किया है, इसके माध्यम से आपने हम सबको जोड़ दिया है, और अब आप सबको जोड़े रखने की कड़ी आप ही रहिएगा, ताकि हम सब एक दूसरे से बात करते रहें, हम लोग एक दूसरे से मिलें भी। कुछ ऐसा आयोजन अपन लोग करें जिसमें सब लोग मिलें, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो कई लोग बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को बनाने का, या फिल्म इंडस्ट्री को डेवलप करने का जो प्लान कर रहे हैं, या राजा भाई लोग जो बुंदेलखंड के लिए इतने जद्दोजहद से लड़ रहे हैं लोगों से, उन सबको एक साथ जुड़ के काम करने का मौका मिलेगा। और जैसा मैंने कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से वैसे भी बुंदेलखंड अभी सबसे बड़ा वो है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बुंदेलखंड बना ही दो, बुंदेलखंड बन जाए अच्छी बात है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि सब चीज़ों को तोड़ दिया जाए। लेकिन बुंदेलखंड अपने आप में बिना टूटे एक मत है, समाहित है, एक सम है। तो हम सब बुंदेलखंड में एक अच्छी इंडस्ट्री को डेवलप करें, बुंदेलखंड के सारे लोगों को काम मिले, बुंदेलखंड के लोग एक दूसरे के काम आए, वो सब आप जैसे लोगों के माध्यम से ही हो पाएगा। क्योंकि आपने ये जो पेज चालू किया है, इसके माध्यम से ये नहीं लग रहा कि अब ये आपका पेज है, अब ये हमें लग रहा है ना कि हम सबका पेज है।
तो जे पेज हमाओ है। सो हम खुश हैं कि भैया अब हम भी बुंदेलखंड के पेज पे हैं और बुंदेलखंड को पेज हमाओ है, बुंदेलखंड फिल्म उद्योग को। और उसे बस इतना ही कहने हैं कि अच्छे से काम करो सब, और ध्यान से काम करो, और अपन सब मिल के ऐसा कुछ काम करें कि अपने तक के मोड़ा मोड़ी जो हैं उनको भविष्य सुधरे, है ना। और बाकी बातें करने के लिए तो बहुत सारी हैं, और अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये है कि जब हम बातचीत करते हैं एक दूसरे से, कोई सवाल जवाब करते हैं, तो बातें और ज़्यादा हो जाती हैं। बाकी अपने बारे में लगातार बोलते रहना, अपने अनुभवों को बताते। अनुभव देखिए, जैसे हम नाटकों के अनुभव की बात आती है, तो अगर हम एक नाटक का अनुभव लेके बैठ जाएं या एक वर्कशॉप का अनुभव लेके बैठ जाएं, तो उस पर हम 10 घंटे बोल लेंगे, ठीक है। और 10 घंटे हम बोलेंगे और सब भाग जाएंगे, बराबर है, सब भाग जाएंगे। 10 घंटे हम बोलेंगे एक नाटक के बारे में। ऐसे ही फिल्म के बारे में, है ना, अगर हम फिल्म के बारे में बोलेंगे तो सब भाग जाएंगे। हाँ, अब हम बुंदेलखंड पेज पे ये जरूर कह दें आप सबको, अरे भैया सही कह रहे हो आप हो निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल के जज। तो हमारा जो कहने हैं कि हमारे जो फेस्टिवल जो कर रहे हैं वो सबको देखने हैं। 7, 8, 9 को स्क्रीनिंग है FB लाइव पे, और हम इस पेज पे लिंक भेज देंगे अपने। फिल्म फेस्टिवल का 10 तारीख को रिजल्ट आना है, तो सब लोगों को निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल में शामिल होना है, उसे सफल बनाना है। इसमें सबकी सहयोग की ज़रूरत है हमें, तो आप सब लोग आओ। उसमें अपने आर्य भैया जो हैं वो भी एक जज हैं। तो अनुभवों के आधार पे हमने जो थोड़ी बहुत बातें अभी की हैं, इस पे हम आगे भी बहुत सारी बातें करेंगे, है ना। हाँ भैया, अरे भाई बताओ आप, निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल ऐसा फेस्टिवल है कि चूंकि निर्मल भैया हमने जैसा बताया कि बैंडिट क्वीन के वक्त में, अरे मलिक भाई बहुत बहुत धन्यवाद। बस यात्रा का वृतांत है, थोड़ा थोड़ा जैसा भी लगता रहे बस चल रहा है। अभी जो हम निर्मल पांडे फिल्म फेस्टिवल कर रहे हैं, चूंकि हमने बताया था कि बैंडिट क्वीन के वक्त से हमें 2-3 चीज़ें सीखने को मिली। जैसे हमने शेखर जी से निर्देशन सीखा, फिर हमने अशोक मेहरा जी से कैमरा सीखा, और उस फिल्म से हमें अपने बड़े भाई और दोस्त, सबसे अच्छे दोस्त निर्मल पांडे मिले, जो उस समय जब जुड़े थे हमारे साथ, तब से लेके आखिरी सांस तक हमारे साथ रहे। तो बहुत दिनों से सोच रहे थे कि निर्मल भैया के लिए क्या किया जाए, इससे निर्मल भैया, देखिए निर्मल भैया को सब अपने अपने तरीके से याद करते हैं, उनके अभिनय की सब लोग अपने अपने तरीके से तारीफ करते हैं, और मेरे ख्याल से वो इतने सरल हृदय इंसान थे कि वो जिन जिन से मिले होंगे वो हर इंसान के दिमाग में अपनी छाप छोड़ जाते थे। अब मेरे साथ उनका वक्त एक अलग ही तरह से गुजरा है, एक अलग ही तरह से हम लोग साथ में रहे हैं, और कभी क्रिएटिव बातें करना, कभी मस्ती करना, कभी एक बार का याद है मुझे कि आप लोग गोलगप्पे खाने खड़े हुए, मतलब पानी पूरी खाने खड़े हुए, तो इतनी खाली फुल्की कि वो फुल्की वाला परेशान हो गया, और निर्मल भैया बोल रहे थे और दो और दो और दो। बोले यार खाओ तो फिर ऐसे खाओ, नहीं तो मत खाओ, कि मतलब फिर छक के खा जाओ। तो अब उनके लिए, उनकी स्मृति में, चूंकि वो बच्चों को, नए आने वाले बच्चों को, नए कलाकारों को, नए टैलेंट को हमेशा मौका देना चाहते थे और हर आदमी का मदद करते थे। इसलिए ऐसा लगा कि भैया निर्मल भैया के नाम पे हम एक फिल्म, क्योंकि फिल्म फेस्टिवल के आयोजन से एक तो इससे बेहतर श्रद्धांजलि उनके लिए कुछ नहीं हो सकती थी। दूसरी बात यह है कि इस फिल्म फेस्टिवल के माध्यम से नए कलाकारों को, नए फिल्म मेकर्स को बहुत मौका मिलेगा। उसमें अपने बुंदेलखंड की भी फिल्में हैं, और इसीलिए मैंने कहा कि 7, 8, 9 को सब लोग उस फिल्म फेस्टिवल को देखें, उसकी फिल्मों को देखें, और सब लोग उसको देखें और सब लोग उसको सफल बनाने के लिए कोशिश करें। हाँ, बुंदेली झलक का ये बहुत अच्छा प्रयास है, ये हमारी पत्नी कह रही हैं, हेमलता जी, है ना, वही कह रही हैं, और वाकई अच्छा प्रयास है बुंदेली झलक वालों का ये। तो बस ये है कि वो भी चूँकि बुंदेलखंड की हैं, हमारी ससुराल सागर में ही है, तो
उनको भी बुंदेली से उतना ही प्यार है। और असल में जहाँ आज हम हैं वो उसमें उनका सहयोग भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने पूरे परिवार को देखा और हमने, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि भाई अगर वो सहयोग ना देती तो फिर दिक्कत हो जाती। वो परिवार को नहीं देखती तो हमें को परिवार को भी देखना होता, तो फिर वो हो जाता कि भैया लिमिटेड उसमें काम करना है ना। तो हाँ ऋतिक, अपना काम खूब अच्छे सफलता से करते जाओ, है ना। अच्छा तो अरे भाई अब ऐसा है कि एक आध घंटा तो हम बोल ही गए हैं, है ना। तो हमें लगता है कि अभी हम काम यहीं ख़त्म कर दें, सब लोग अपना अपना काम भी निपटा लो जिसका जो काम है। और बाकी ये है कि हाँ चिंटू कैसे हो भाई, ये चित्रंजन कापुरे जी नमस्कार, राम राम। तो आज सब लोग अपने काम भी निपटा लें, सब लोग अपना चीज़ें भी करना लगेगा। अरे भाई तो अगली बार फिर हम लोग मुलाकात करेंगे, लाइव आ जाएंगे और लाइव भी अनुभव हैं या जो भी चीज़ें हैं उनको ज़रूर लोगों के साथ शेयर करेंगे। और हम ये चाह रहे हैं कि बुंदेली झलक और आपका बुंदेली फिल्म उद्योग का जो पेज है इसको अपन लोग सफल बनाते जाएं, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ते जाएं, लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें इस पेज के माध्यम से कर सकते हैं। मुझे लगता है कि आपने तो बहुत कुछ सोचा ही रखा है, तो आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आरिफ भाई कि आपने अपने बुंदेलखंड के अपने लोगों के बीच में आने का मौका दिया और बोलने का अवसर दिया, ताकि हम अपने बारे में कुछ चीज़ें बता सकें। तो हमें ये लगता है कि इस माध्यम से सब एक दूसरे के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते रहेंगे, एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा सीखते रहेंगे, तो वो आगे चल के हम सबके बहुत काम आएगा। तो भैया सभी को राम राम और बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर जल्दी मुलाकात होगी। जय बुंदेलखंड।